फिरोज गाता उस मुल्क के मफादात का निगरान है जिससे रियासत एमरूना को आज़ादी हासिल हुई है और इसने बागियों के ग्रुप को हवा देकर वहां हुकूमत तब्दील कराने का सिलसिला शुरू कर दिया है। लेकिन अभी बागियों को बराह रास्त इस मुल्क से अमदाद नहीं मिल सकती क्योंकि इस बात की निगरानी की जा रही है। चुनाचे बागी मुख्तलिफ ज़राए से दौलत जमा करके बगावत की आग को हवा देने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। ये दौलत जमा करने के लिए उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से काम करना होता है। चुनाचे कुछ अर्सा पहले हाशिम अबराता के एक खास आदमी, जो कि शायद उसका दूर का रिश्तेदार भी है, को अगवा कर लिया गया और इसके एवज एक बड़ी रकम तलब की गई। यह रकम फराहम कर दी गई लेकिन वो शख्स जिंदा वापस नहीं आया था, गालिबन इसलिए कि उसके जरिए कुछ इंकशाफात न हो जाएं। उसकी लाश हाशिम अबराता को मौसूल हो गई थी। बात वहीं पर खत्म हो जाती तो शायद हाशिम अबराता खामोशी इख्तियार कर लेता, लेकिन उसके बाद एक और शख्स को अगवा कर लिया गया और ये बात बिल्कुल खुलकर मंजरे आम पर आ गई कि फिरोज गाता ने ये सारी कार्रवाई की है। हमने जिस ग्रुप को वहां भेजा था उसमें इंटेलिजेंस का एक बहुत ही ज़हीन इंसान आमिर जलाली मौजूद था, जिसने वहां फिरोज गाता के ठिकानों के बारे में काफी मालूमात हासिल की और फिर ये मालूमात वो हमें रवाना करने ही वाला था कि उसे इस ग्रुप के साथ कत्ल कर दिया गया। उनकी मौत निहायत इबरतनाक अंदाज में हुई थी। उन्हें एक मकान के दरवाजे खिड़कियां बंद करके जिंदा जला दिया गया था। वो उस मकान से बाहर नहीं निकल सके थे। शोलों में गिरे हुए मकान की आग बुझाकर जब वहां से उन लाशों को निकाला गया तो उनमें आमिर जलाली की लाश भी मौजूद थी। बहरतौर हमें इसकी इत्तला मिल गई। उसके बाद हमने कुछ अरसा खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन हाशिम अबराता का पैगाम हमें फिर मौसूल हुआ है और उसने कहा है कि अगर इन लम्हात में उसकी मदद ना की गई तो वो ऐसे मुश्किल हालात का शिकार हो सकता है जिनका कोई हल उसके पास नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और तफसीलात भी हमें हासिल हुई। मसलन वहाँ कोई शख्सियत एरिविनस के नाम से मौजूद है जिसका ताल्लुक बराह रास्त आमिर जलाली से रहा था और एरिविनस के पास ऐसी मालूमात मौजूद हैं जिनसे फिरोज गाता का पता चलता है। चुनाचे डियर जहांगीर जमाल शाह, तय ये किया गया है कि तुम्हें रियासत एमरूना भेज दिया जाए और वहाँ जाकर तुम इस सूरत हाल का पता लगाओ। तुम्हारा मुकाबला फिरोज गाता से होगा। बागियों के ग्रुप के खात्मे के लिए हाशिम अबराता अभी बराह रास्त कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, चुनाचे वो इस सिलसिले में अलग थलग रहेगा, लेकिन तुम्हें वो तमाम कुव्वतें फराहम की जाएंगी जिनके तहत तुम बागियों के खिलाफ काम कर सकते हो। बल्कि यूँ समझ लो तुम्हें एक नया खेल वहाँ खेलना पड़ेगा और इस ग्रुप के 2 टुकड़े करके अमल करना होगा, या फिर अगर इसके अलावा तुम और कोई तरीकाकार इख्तियार कर सकते हो तो वो तुम्हारी अपनी जात पर मुनहसिर है। मेरा मतलब है कि वहाँ तुम्हें काम करने की मुकम्मल आज़ादी होगी और तुम अपने तौर पर हर काम कर सकते हो। मिस्टर शहबाज अहमद साहिब की होंठों पर फखरिया मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने कहा, और मेरा सीना फखर से फूल जाता है जब मुझे ये पता चलता है कि वो लोग जो अपने आप को बहुत ज़हीन समझते थे पीछे रह गए और तुमने आगे बढ़कर सारे मंसूबे फेल कर दिए और अपना काम करके वापस आ गए। मैं खामोश रहा था। शहबाज अहमद साहिब ने कहा, बात दरअसल मुल्की मफाद की है। अगर हमने हाशिम अबराता का ये काम कर दिया तो इससे उसे तो फायदा होगा ही, लेकिन दरपर्दा हमें ये फायदा है कि हाशिम अबराता से हमें भरपूर माली अमदाद हासिल होगी और इसके अलावा बहुत से आदमी रियासत एमरूना में जाकर काम कर सकेंगे और रोजगार हासिल कर सकेंगे। इस तरह अमरीकी अमदाद की बंदिश से जो थोड़ा सा बहरान पैदा हो गया है, हम उसे किसी हद तक दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। इस वक्त हमारे पास यही जराए हैं कि हम जो कुछ भी करें अपने तौर पर करें और अमरीकी दबाव को कबूल ना करें। मैंने पुरखुलूस अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, अपने वतन के लिए जो कुछ मैं कर सकता हूँ इसके लिए दिलो जान से हाजिर हूँ शहबाज अहमद साहिब। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद थी। बहरतौर इसके बाद वही होगा, यानी तुम्हारे कंप्यूटर में तमाम मालूमात फीड कर दी जाएंगी। कंप्यूटर समझते हो ना, आफ्ताब कमाल, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और शहबाज अहमद साहिब हंस पड़े। यार वाकई ये कमाल की शख्सियत है। मुझे इसकी जहानतों का सुराग लगाने में भी बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। वैसे तुम्हारे साथ कैसा चल रहा है? यूँ समझ लीजिए मेरे जिस्म का एक हिस्सा वो है, हर तरह से काबिल एतमाद। गुड। जहाँ किसी इदारे में इस कदर मफामत होती है वहाँ यकीनी तौर पर किसी किस्म की कमजोरी का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर अब ये मामला तुम्हारे स्पुर्द। जी आप बिल्कुल मुतमईन रहें और मुझे ये बताएं कि मैं आफ्ताब कमाल से इस बारे में तफसीलात का मालूम करूं। जब चाहो, शहबाज अहमद साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा और मैंने एक गहरी सांस लेकर गर्दन हिला दी। फिर मैं उनके पास से सीधा आफ्ताब कमाल के पास पहुंचा। वैसे भी अब किसी नए काम को शुरू करने में मुझे कोई एतराज नहीं था। काफी आराम हो चुका था और इस किस्म की आराम करते रहना मेरी आदत बन चुकी थी। लेकिन ये आफ्ताब कमाल, जब भी इसके बारे में सोचता ज़हन अजीब से एहसासात का शिकार हो जाता था। बाज़ औक़ात तो मैं ये भी सोचने लगता था कि पता नहीं शहबाज अहमद साहिब ने आफ्ताब कमाल को मेरी जगह क्यों नहीं दी।
मुझसे कहीं ज्यादा बाखबर इंसान था और दर हकीकत इतनी आला कारकर्दगी का मालिक कि अगर मैंने कभी कोई काम इसके स्पुर्द किया तो इसमें कभी भी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन बिला वजह मुझे इस पर फोकियत दे दी गई थी। और फिर उसकी फितरत, जिसके बारे में मैंने अंदाजा लगा लिया था कि बहुत ही नरम खो इंसान है और कभी भी इसकी पेशानी पर मेरा कोई काम करते हुए शिकन नमूदार नहीं हुई थी। या फिर वो ये भी कह सकता है कि सारे काम तो वो करता है और इसका जिम्मेदार मुझे करार दिया जाता है। न जाने ये क्या खेल था। दिल ही दिल में सोचा कि इस बारे में आफ्ताब कमाल से जरूरी सवाल करूंगा। आफ्ताब कमाल मुझे मिल गया, मुझे देखकर मुस्कुराया और मैं उसे घूरता हुआ उसके सामने जा बैठा। खैरियत चीफ? कुछ नाराजगी के अंदाज में देख रहे हैं आप मुझे? हाँ, आज मैंने तुम में बहुत गौर किया है आफ्ताब कमाल। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पीछे भी आप मेरे बारे में कुछ सोचते हैं। बहुत सोचा है मैंने। मेरा ख्याल है अब तुम मुझे बेवकूफ बनाने का सिलसिला तर्क कर दो। इसके अलावा और क्या हो सकता हूँ चीफ? मैं समझता हूँ कि तुम मेरे चीफ हो या फिर किसी बहुत बड़े सेक्शन के इंचार्ज। अरे ये बड़ी अनोखी बात मेरे इल्म में आई है। मगर चीफ, इस ख्याल का मकसद? उसने सवाल किया। आफ्ताब कमाल, तुम्हें तमाम मामलात से इस कदर वाकफियत होती है कि मैं हैरान रह जाता हूँ। बाद में ये सोचता हूँ कि जो कुछ मैं करता हूँ इसमें 75% काम तो तुम पहले ही कर चुके होते हो। बाद में 25% मेरे हवाले करके मुझे खामखा दुल्हा बना दिया जाता है, हालांकि हकीकतन तुम इस सिलसिले में सही तौर पर मुबारकबाद के हकदार होते हो। आफ्ताब कमाल हंस पड़ा, फिर बोला, चीफ, मैं इस सिलसिले में क्या कह सकता हूँ सिवाय इसके कि ये आपकी मोहब्बत है, वरना मैं तो आपका 1% भी नहीं हूँ। आपने जिस अंदाज में जो कारनामे सरंजाम दिए हैं चीफ, गालिबन आपने इन पर कभी गौर नहीं किया और इसकी वजह यह है कि आपकी फितरत में लापरवाही और लाउबालीपन है। मैं इस जगह यकीनी तौर पर कदम रोक सकता हूँ जहाँ सूरत हाल बिगड़ जाए, लेकिन आपके अंदर जो एक अजीब कैफियत है वो बाज़ औक़ात मेरे लिए भी हैरानी का बायस बन जाती है। चीफ, आप अपनी सलाहियतों को गालिबन खुद ही नजरअंदाज किए हुए हैं। अगर तुम मुझे बहलाने के लिए ये बात कह रहे हो तो खामोश हो जाता हूँ, लेकिन हकीकत ये है आफ्ताब कमाल के बाज़ औक़ात मैं ये सोचता हूँ कि ये सब कुछ एक अनोखा खेल है जो मेरी समझ में नहीं आता। आफ्ताब कमाल हंसने लगा, फिर उसने कहा, वैसे मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ चीफ, अगर आप सच्चे दिल से मान लें। क्या? मैंने उसे बगौर देखते हुए कहा, चीफ, मैं खुद भी आपसे इतनी ही अकीदत और मोहब्बत रखता हूँ, बल्कि मैं तो इस बात का ख्वाहिशमंद हूँ कि आपको इससे ज्यादा बाइख्तियार होना चाहिए था। अच्छा छोड़ो भी, तुमसे जीतना मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। अब इस वक्त मैं जिस काम के लिए हाजिर हुआ हूँ, मैं जानता हूँ कि इसके बारे में तुम मुकम्मल तफसीलात जानते होगे। आफ्ताब कमाल हंस पड़ा, फिर बोला, हाँ, मुझे हिदायत मिल चुकी है शहबाज अहमद साहिब की तरफ से और मैं आपको हाशिम अबराता के बारे में तफसीलात बताने के लिए तैयार हूँ। ये तफसीलात तुम्हारे पास कहाँ से आई? आप इसे मेरा शौक समझ लें चीफ, यानी मैं दुनिया भर से बाखबर रहना चाहता हूँ और इसके लिए मैं बड़ा बाकायदा काम करता हूँ। बाज़ औक़ात आपने मेरे काम करने का अंदाज देखा भी होगा। बस यूँ समझ लीजिए कि अपने इस शौक के तहत मैं बहुत से मामलात से वक्त से पहले आगाह हो जाता हूँ और मुझे फख्र है कि मेरे पास तमाम मामलात की तफसील मौजूद होती है। तो इसका मतलब है कि तुम्हें इल्म है कि शहबाज अहमद साहिब ने कौन सा काम मेरे सुपुर्द किया है? जी सर, मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही इत्तला फराहम की गई है और मैंने रियासत एमरूना के बारे में तमाम कवायद जमा कर रखे हैं। चलो फिर शुरू हो जाओ, मैंने बेजार लहजे में कहा। मैं आफ्ताब कमाल की इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा था कि भला ऐसा आदमी जिसे जिस काम पर भी लगा दो और उसमें कामयाबी की यकीनी कैफियत हो, इतने मामूली ओहदे का मालिक कैसे हो सकता है? पता नहीं ये सब क्या चक्कर है। बहरहाल वो तमाम मामलात जो मेरे जहन से परवाना कर जाएं, मेरे लिए बायसे दिलचस्पी नहीं हुआ करते थे। शहबाज अहमद साहिब को जब भी इस बात की अकल आ जाएगी कि आफ्ताब कमाल मुझसे ज्यादा बेहतर कारकर्दगी का मालिक है, तो वो मुझसे मेरे इस ओहदे के लिए माजरत कर लेंगे और मैं वापस चला जाऊंगा। जब तक ये तमाम मामलात चल रहे हैं उस वक्त तक मुझे खामखा इसमें टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? मैंने आफ्ताब कमाल को हिदायत की कि वो मुझे रियासत एमरूना के बारे में तफसीलात बता दे। आफ्ताब कमाल ने कहा, यकीनन इस हद तक आपकी मालूमात में इजाफा हो चुका होगा कि हाशिम अबराता एमरूना का सरबराह है और उसे एक ऐसे बागी ग्रुप का सामना है जिसे उस मुल्क की मदद हासिल है जिस मुल्क से हाशिम अबराता ने आज़ादी हासिल की है। मुल्क की 70% आबादी हाशिम अबराता की हमनवा है, लेकिन इसमें भी काली बेड़ें घुसी हुई हैं। बाकी 30% तो खुल्लम खुला बागी ग्रुप से ताल्लुक रखती है। वैसे हाशिम अबराता का असर फौज में मुकम्मल तौर पर है और फौज उसके कंट्रोल में है, जिसकी बिना पर अभी तक ये बगावत बाकायदा खुलकर सामने नहीं आ सकी है। सुना यह जाता है कि फिरोज गाता, जो इस बगावत का सरबराह है, किसी भी तरह फौज में अपना असर रसूख कायम करने में नाकाम रहा है और यही वजह है कि वो अभी खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन वो अपने मामलात इकट्ठे कर रहा है
और चूंकि दूसरे कई बड़े मुल्क इस मुल्क की आज़ादी से दिलचस्पी रखते हैं और हाशिम अबराता के हमनवा हैं, इसलिए वो मुल्क भी जिससे हाशिम अबराता को आज़ादी हासिल हुई है खुलकर बागी ग्रुप की मदद नहीं कर पाता, बल्कि इसने उसे मुकम्मल तौर पर इख्तियारात दिए हैं कि वो अपने तौर पर जो जी चाहे कर सकता है और जहां उसकी अमदाद की जरूरत पेश आएगी वो खुफिया तौर पर फिरोज गाता की मदद करता रहेगा। इस तरह फिरोज गाता इस वक्त दौलत इकट्ठी करने में लगा हुआ है और इसके लिए उसने मुख्तलिफ ज़राए इख्तियार कर रखे हैं। फिरोज कौन है, क्या है, इसके बारे में कोई तफसील अभी तक मौसूल नहीं हो सकी। बस इतना मालूम हुआ है कि बाअसर इंसान है और अपनी भी एक कुव्वत रखता है जो यकीनी तौर पर हाशिम अबराता को परेशान करती है। हाशिम अबराता न जाने क्यों बजाते खुद इस मामले में आगे बढ़कर कार्रवाई नहीं करना चाहता, चुनाचे खुफिया तौर पर वो इस बात का ख्वाहिशमंद है कि फिरोज गाता को खत्म कर दिया जाए। ये थी तमाम तफसील। अब इसके बाद मैं आता हूँ आमिर जलाली पर। आमिर जलाली जिन अफराद के साथ वहाँ गया था वो सब के सब काफी हद तक काम करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन फिर आमिर जलाली से कोई गलती हो गई जिसकी बिना पर वो बागी ग्रुप की नजर में आ गया और बागी ग्रुप ने उसे खत्म कर दिया। आमिर जलाली के बारे में जो तफसीलात वहाँ किसी को मालूम है वो सिर्फ एक शख्सियत है जिसका नाम है लैरी विनस। लैरी विनस की जिन्स नामालूम है, बस लैरी विनस के नाम से ये इत्तलात फराहम हुई है। हो सकता है वो औरत हो और हो सकता है वो कोई मर्द हो। आपको इसके बारे में तमाम तफसीलात नहीं मुहैया की जा सकती सिवाय इसके कि उसका पता दिया जा सकता है और जिस पते पर इससे मुलाकात हो सकती है वहाँ इसके सिवा आपको और कोई नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनकी अदायगी के बाद लैरी विनस आप पर एतमाद कर सकता है। क्या खुफिया अल्फाज हैं? मैंने सवाल किया। जब आपकी उससे पहली मुलाकात होगी तो आप उससे कहेंगे कि शहजादा शब अपनी खलवत में है। जवाब में वो कहेगा कि अमन की फाख्ता परवाज के लिए तैयार है। यह आप दोनों के दरमियान शिनाख्त होगी, बस बाकी मामलात आप उसके बाद खुद उससे तय कर सकते हैं। रियासत एमरूना पहुंचने के बाद क्या तरीकाकार इख्तियार करना होगा? यहाँ से आप डैम इंजीनियर के ओहदे पर फायज होकर वहाँ जाएंगे और आपका नाम फाइक दादा होगा। ये एक बाकायदा काम है और इसके लिए आपको मुकम्मल कागजात फराहम कर दिए जाएंगे। रवानगी कब होगी इसकी तला कल शाम तक आपको दे दी जाएगी। तैयारियां करो, मैंने मुख्तसर अल्फाज में कहा और उसके बाद मैं आफ्ताब कमाल से रुखसत होकर अपनी रिहाइश गाह पर आ गया। ज़हनी तौर पर मैंने अपने आप को रियासत एमरूना जाने के लिए तैयार कर लिया। इसके साथ साथ ही कुछ ऐसी किताबें निकाली जिसमें एमरूना के बारे में तफसीलात दर्ज थी। मुझे ये किताबें मिल गई और उनमें से रियासत एमरूना के बारे में मुझे इतना मालूम हुआ कि वो इलाका कौन से मुल्क के ज़ेरे तहत है और ये भी मालूम हुआ कि वो मादनियात की कान है और वहाँ से दुनिया की कीमती से कीमती अशिया निकलती हैं जिनकी बिना पर इसकी आमदनी बेपनाह है और दर हकीकत वो सोने का मुल्क कहे जाने के काबिल है। रकबा बहुत छोटा था, आबादी भी इसकी मुनासबत से कम थी। गैर मुल्कियों के लिए वो जन्नत की हैसियत रखता था और बेशुमार ममालिक अपने अपने तौर पर वहाँ काम कर रहे थे। यकीनी तौर पर रियासत एमरूना एक दिलकश जगह होगी। मैंने दिल ही दिल में सोचा। दूसरे दिन शाम के बजाय दोपहर ही को आफ्ताब कमाल ने मुझे इत्तला दी कि तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और रात को 9:30 बजे मेरी फ्लाइट है। चुनाचे मैं अपना जरूरी सामान पैक कर लूं। फिर तकरीबन 5:30 बजे आफ्ताब कमाल मेरे पास पहुंच गया और उसने मुझे जहांगीर जमाल शाह से फाइक दादा बना दिया। मैंने हंसते हुए कहा, बेवकूफ आदमी, ये तो बताओ किसी डैम इंजीनियर का काम मैं वहाँ कैसे सर अंजाम दे सकूंगा? मैं तो इस सिलसिले में कुछ नहीं जानता। आफ्ताब कमाल हंस पड़ा और बोला, आपको तमाम आसाइशें और आसानियां डैम इंजीनियर की हैसियत से फराहम की जाएंगी, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं सौंपी जाएगी, बल्कि आप वहां अपनी एंट्री होने के बाद अपने तौर पर कहीं भी जा सकते हैं। क्या ये अनोखी बात नहीं है? है, लेकिन जो लोग आपको वहां तलब कर रहे हैं उनका ताल्लुक 100% रियासत के सरबराह से है और वो आपको इंतहाई खामोशी से ये आसानी फराहम कर सकते हैं। बाकायदा नहीं, बेकायदा। उसी रात में 9:30 बजे अपने मुख्तसर से सामान के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद था। रियासत एमरूना के लिए जो फ्लाइट जाती थी उसमें मेरी सीट बुक थी और फिर मुकर्रर वक्त पर मेरा जहाज अपने मुल्क से परवाज करके फजा में बुलंद हो गया और मेरी आंखों में उस अनोखी रियासत के ख्वाब नाचने लगे। कुछ इस तरह गुम हो गया था मैं इन ख्वाबों में कि वो मस्त चाल वाली एयर होस्टेस भी मेरी तवज्जो अपनी जानिब रागिब नहीं करा सकी थी, जिसकी चाल बिलाशुबा बहुत हसीन थी और तकरीबन बेशुमार मुसाफिरों की निगाहों में उसके लिए पसंदीदगी के तासुरात थे। रियासत एमरूना तक का ये सफर बराह रास्त था और जब हमारा तैयारा एमरूना एयरपोर्ट पर उतरा तो मैंने भी दूसरे मुसाफिरों की तरह अपने साजो सामान संभाल लिए और कुछ देर के बाद जहाज से नीचे उतर आया। एयरपोर्ट को देखकर आंखें खुल गई थी। यकीनी तौर पर यह नया बना हुआ था, लेकिन उन तमाम जदीद तर्ज तामीर का नमूना था जो इस वक्त दुनिया की मकबूल तरीन तर्ज तामीर कही जा सकती है। बिलाशुबा किसी गैर मुल्की कंपनी ने ही ये एयरपोर्ट बनाया था। बहर तौर मैं इन तमाम मनाजर को तारीफी निगाहों से देखता हुआ
बाहर निकल आया। सुबह होने में अभी काफी वक्त था। कस्टम हाउस में मुझे बहुत ज्यादा वक्त नहीं सर्व करना पड़ा। जदीद तरीन मशीनों पर काम हो रहा था और मैं अपने साथ ऐसी कोई शय नहीं लाया था जो काबिल एतराज होती। चुनाचे एक शरीफ इंसान की हैसियत से मुझे क्लियर कर दिया गया और उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो उस डैम के मुतालिका अफराद ने मेरा इस्तकबाल किया जो अभी तामीर होने जा रहा था और मुझे फाइक दादा के तौर पर शिनाख्त भी कर लिया गया। एक सुर्ख रंग की लंबी लामोजीन कार मुझे लेकर चल पड़ी और जहां मुझे ले जाया गया वो एक खूबसूरत इमारत थी। मेरे साथ आने वाले 2 अफराद बड़े मुहज्जब नजर आ रहे थे और उनका ताल्लुक भी किसी एशियाई मुल्क से ही था जिसका मैं अंदाजा नहीं लगा सका था। वो खूबसूरत अंग्रेजी बोल रहे थे। मुझे कमरे में मुकीम कर दिया गया और उसके बाद सोने का भला क्या सवाल था। चुनाचे गुस्ल करके नाश्ते के लिए तैयार हो गया। हालांकि अभी नाश्ते में काफी वक्त था। मैं खामोशी से अपने इस कमरे में बैठा इस नई जगह के बारे में सोचता रहा जिसे मैंने अभी तक दिन की रोशनी में नहीं देखा था। यानी लामोजीन कार में सफर करते हुए मुझे इंतहाई तारीकियों से गुजरना पड़ा था। हालांकि कुछ सड़कें रोशन भी मिली थी लेकिन इसके बावजूद इनके पस मंजर में अंधेरा था और न इस इमारत के बारे में मुझे कोई सही अंदाजा हो सका था। बहरतौर यहाँ आकर मैं अपने आप को एक अजीब सी कैफियत का शिकार महसूस कर रहा था। गालिबन बिल्कुल वही कैफियत थी जो ऐसे मामलात में इब्तदा में हुआ करती थी और बाद में जब मैं सूरत हाल से वाकिफ हो जाता था तो मैं जहनी तौर पर बिल्कुल मुतमईन हो जाता। सुबह को तकरीबन 7:30 बजे नाश्ता पेश किया गया जो इंतहाई पुरतकल्लफ था और एक मुलाजिम ने मेरे सामने ये नाश्ता लगाया था। मैं खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ हो गया। मुलाजिम ने मुझसे ये भी पूछा कि मैं कौन से ब्रांड का सिगरेट या पाइप वगैरह इस्तेमाल करता हूँ। चुनाचे मैंने माजरत कर ली थी और उसके बाद फिर मुझे इंतजार करना पड़ा। सुबह के 2 अखबारात लाकर मेरे सामने रख दिए गए और मैं रियासत एमरूना के हालात से वाकफियत हासिल करने लगा। फिर तकरीबन 9 बजे 3 अफराद मेरे पास पहुंच गए और उनसे मेरा तारुफ कराया गया और खुद मेरा तारुफ फाइक दादा की हैसियत से हासिल किया। इसके बाद एक रजिस्टर में मेरी एंट्री कर ली गई। फिर उस लंबे आदमी ने जो मकामी ही मालूम होता था और जिसके चेहरे की स्याही इतनी गहरी थी कि बस उसकी आंखें ही आंखें नजर आती थी या कभी मुस्कुराता तो उसके पीले दांत झलकने लगते, मुझसे कहा, मिस्टर फाइक दादा, आपकी एंट्री हो चुकी है। ये मुल्क आपके लिए खुला है। अगर आप कुछ वक्त यहाँ की सियाहत में सर्फ करना चाहें तो हर्ज नहीं है। जहाँ चाहें आप कयाम करें। हम आपके अखराजात के जिम्मेदार होंगे और न ही आप पर यह लाजिम है कि आप हमें अपनी मौजूदा जगह से आगाह करें। हम आप पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं और अगर ये जगह आपके कयाम के लिए मौजू हो तो आप ये समझ लीजिए कि ये तो है ही आपके लिए। हाँ, एमरूना के मुतालिक लिटरेचर आपको मिल जाएगा। अगर इस शहर के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो कुछ देर के बाद आपको ऐसे ब्रोशर पहुंचाए जाएंगे जो एमरूना के बारे में आपको तफसीलात फराहम कर देंगे। मैंने उस शख्स का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद वो वहां से चले गए। वाकई मुझे अभी तक किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। वैसे ये लोग काफी ताउन करने वाले मालूम होते थे। अफ्रीकी रियासत थी और स्याह फामों का दौरा था। इसका अंदाजा तो मैं एयरपोर्ट पर ही लगा चुका था और वैसे भी आफ्ताब कमाल ने तमाम ही तफसीलात बता दी थी। फिर जुग्राफियाई कैफियत से भी मुझे इस कदर नावाकफियत नहीं थी। दिन को तकरीबन 10:30 बजे मुझे वो तमाम चीजें फराहम कर दी गई और मैं वो ब्रोशर देखने लगा। ब्रोशर बहुत ही वाज़ेह और नफीस अंदाज में छपे हुए थे। हर काम में दौलत झलकती नजर आ रही थी। सच्ची बात यह है कि अगर दौलत के अंबार किसी अहमक के सामने भी लगा दो तो उसे खुद ब खुद ही अकल आ जाती है और वो उसका सही इस्तेमाल भी सीख लेता है। मुझे इस अफ्रीकी रियासत में ये सब जिद्दतें देखकर हैरत हो रही थी, लेकिन इस हैरत को इस तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता था कि यहाँ हर खेल पैसे से चल रहा था और जहानत की खरीदारी मुश्किल काम नहीं था। उस ब्रोशर में जो उस शहर के मुतालिक था, मैंने वो जगह देखी जहाँ मेरी मुलाकात लैरी विन से हो सकती थी। वहां तक पहुंचने के तमाम रास्ते वगैरह अपने जहन में रखे और उसके बाद उस इमारत से बाहर निकल आया।